सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट जुलाई 2024 की हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी पेडागोजी। हिंदी की ये 17वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार का मूल्यांकन होता है, सतत्व व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये है सब आपके सीटेट के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, कोई सब आपके सब्जेक्ट हो, मूल्यांकन वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है। इस टॉपिक से सीटेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मे भी हम इस क्लास के लास्ट में कवर करेंगे। अगर हम सीटेट के हिंदी पेडागोजी के सिलेबस की बात करें तब उसमें लगभग 6 यूनिट होती है, जिसमें से हमने पहली 5 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। आज से हम अपनी 6th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी लास्ट यूनिट है। 4-5 वीडियो इस यूनिट में है और हमारे हिंदी का जो ये रेगुलर क्लासेस चल रही हैं ये भी हमारी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तब मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जिसे हम बोलते हैं। देखो मूल्यांकन क्या होता है, छात्रों का टेस्ट वगैरह लेकर जांचना कि छात्रों ने क्या चीज़ सीख ली है, उन पे कौन कौन से टॉपिक आ गए हैं और कौन से टॉपिक में नहीं जानते हैं अभी तक भी, वो प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों के ज्ञान की जाँच करते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीख लिया है, कौन कौन सी उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है और कौन कौन से उनके विषय कमज़ोर हैं अभी भी, किन विषयों में अभी भी कमज़ोर हैं। जिन विषयों में बच्चे कमज़ोर होते हैं उन विषयों की हम दोबारा अच्छे से क्लासेज लेते हैं और उन विषयों में भी उन बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है वो सुधर जाती है। मतलब कमज़ोर विषयों में भी बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी निष्पत्ति होती है, वो अच्छी हो जाती है। ये मूल्यांकन होता है। वो जो आजकल हम टेस्ट वगैरह लेते हैं बच्चों का, चाहे मौखिक प्रश्न पूछ लें बच्चों से या इस तरह से कोई लिखित टेस्ट लें या परीक्षण लें, वो सब मूल्यांकन ही होता है। समझ पाए होंगे मूल्यांकन क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें हम तब होता है मूल्य का निर्धारण, मूल्य का अंकन। मतलब क्या हुआ, हम बच्चे के एक्चुअल मूल्य का निर्धारण करते हैं कि उस पर क्या चीज़ आ गई है, कितना उसने सीख लिया है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच की जाती है। मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, छात्रों ने अलग अलग विषयों में कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है उसकी जांच करते हैं हम। मूल्यांकन हमारी इस चीज़ को जानने में भी सहायता करता है कि जो हमने शिक्षण प्रक्रिया कराई है, बच्चों को पढ़ाया है, वह सफल रही है या असफल रही है। क्योंकि अगर बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तब हमारी शिक्षण प्रक्रिया सफल हो जाती है। लेकिन अगर हम 6 महीने से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आती, इसका मतलब है जो हमने शिक्षण प्रक्रिया कराई है वह भी असफल रह जाती है। इसी के साथ ही मूल्यांकन यह भी जानने में हमारी मदद करता है कि कोई शिक्षण विधि, प्रविधि या तकनीकी जो हमने प्रयोग की है वह कितनी प्रभावी है, कितनी उपयोगी है वह। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, छात्रों के विभिन्न विषयों में उपलब्धियों को मापते हैं, उनकी कमियों का पता लगाते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। इससे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं और छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी सारी बातें यहाँ पर आई हुई हैं। हम मूल्यांकन में क्या करते हैं, विभिन्न विधियों के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि वगैरह को मापते हैं, उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं कि कौन कौन से विषय अभी भी बच्चों के कमज़ोर हैं और जो विषय उनके कमज़ोर होते हैं उनकी हम दोबारा क्लासेस वगैरह लेते हैं, जिससे कि उनकी में जो कमियां होती हैं वे दूर हो जाएं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए और हमारे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो जाए। शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का प्रत्यय BS ब्लूम साहब ने दिया था। इनका नाम आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सुना होगा, वो जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो 3 पक्ष होते हैं हमारे व्यवहार के, उसमें सुना होगा आपने। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। स्टूडेंट होता है, इसमें टीचर होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होता है, टीचर मूल्यांकन करता है और उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन होता है। जो हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं अपनी शिक्षा के उद्देश्य, उनके आधार पर मूल्यांकन होता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमारे कौन से उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि मूल्यांकन किस आधार पर होता है, उद्देश्यों के आधार पर, हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। मूल्यांकन या आकलन की विशेषताएं, आपके पेपर में मूल्यांकन देखने के लिए मिल सकता है आपको या आकलन देखने के लिए मिल सकता है। दोनों को आप सेम ही मानेंगे, सेम मानकर चलेंगे। मूल्यांकन हो चाहे आकलन हो, मतलब एक ही होता है इनसे सीटेट में। इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन क्या है या मूल्यांकन क्या नहीं है, तो वो इस तरह से करके सीटेट क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक सीखने सिखाने का तरीका है। मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों की कमजोरियों वगैरह को जानकर दोबारा से उनके क्लासेस वगैरह लेते हैं, जिससे बच्चों की
जो कमज़ोर पक्ष होते हैं वे सुधर जाते हैं, तो बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन क्या है, एक सीखने सिखाने का तरीका है। मूल्यांकन हमारी सीखने में मदद करता है, बच्चों की सीखने में मदद करता है और टीचर्स की सिखाने में मदद करता है, क्योंकि मूल्यांकन बता देता है कौन कौन से पॉइंट बच्चों के कमज़ोर है, कहाँ कहाँ पर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो यह एक सीखने सिखाने का तरीका है और बच्चों की सीखने में मदद करता है मूल्यांकन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक जरूरी अंग है और अभिन्न अंग है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, जो चीज़ हमने पढ़ाई है क्या वह बच्चों ने समझ ली या क्या वह बच्चों ने नहीं समझी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक जरूरी अभिन्न अंग है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है। सही बात है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन चलता रहता है हमारा। जब से हम पढ़ाना शुरू करते हैं और जब तक पढ़ाते हैं मूल्यांकन हमारा चलता रहता है, क्योंकि हमें बार बार ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे उसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, क्या बच्चे जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें बार बार बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। हो सकता है इसके लिए हम बच्चों का छोटा सा ही मूल्यांकन करें, बच्चों से 10-12 क्वेश्चन पूछ सकते हैं मौखिकी, बच्चों की क्लासरूम में जाकर कोई छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं, कोई मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे, चाहे इससे बच्चों का मूल्यांकन करें हम, लेकिन मूल्यांकन हमें बार बार करना पड़ता है। मूल्यांकन उद्देश्यों से प्रभावित रहता है तथा उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाता है। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, मूल्यांकन हमारा उद्देश्यों के आधार पर होता है। मूल्यांकन में शिक्षक छात्रों की प्रगति की जानकारी अन्य शिक्षकों को और अभिभावकों को बता सकता है कि आपके बच्चे ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो हम ये जानकारी बच्चों और शिक्षकों को दे सकते हैं। बच्चों को भी, शिक्षकों को भी और दूसरे टीचर्स को भी दे सकते हैं कि मैंने इन बच्चों का मूल्यांकन किया है और इनकी ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ये भी आपको याद करने होंगे, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मूल्यांकन के लाभ या उद्देश्य क्या क्या होते हैं, मूल्यांकन के या फिर आकलन के लाभ व उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मूल्यांकन में शिक्षक छात्रों की शैक्षिक व सहशैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है। एक तो इसका लाभ ये होता है कि हम बच्चों की जो शैक्षिक उपलब्धि है और सहशैक्षिक उपलब्धि दोनों का पता लगाते हैं। करिकुलर और को करिकुलर जो हमारे फील्ड होते हैं, दोनों के उपलब्धियों का पता लगाते हैं हम बच्चों की। इसका मुख्य कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना और उसे अधिक प्रभावी बनाना है। तो बच्चे जो चीज़ नहीं जानते उस हमें पता चल जाती है मूल्यांकन के द्वारा कि कौन कौन से टॉपिक बच्चों के कमज़ोर हैं, तो हम उन टॉपिक पर ज़्यादा बल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, सुधार आ जाता है उसमें। मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चे की प्रगति, उपलब्धि, कुशलता, अक्षमता, अभिअक्षमता आदि का ज्ञान करते हैं, उसके स्तर का पता लगाते हैं कि बच्चे की प्रगति कैसे चल रही है, उसकी अक्षमता कौन कौन सी है, कितना कुशल है वो किस विषय में, तो इन चीज़ों का हम पता लगाते हैं। ये सब ध्यान रखना, पेपर में आए हुए हैं ये सभी शब्द। बालकों के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, निरंतर बालकों के व्यवहार का अवलोकन करते रहते हैं कि हमारे बच्चों का व्यवहार कैसा चल रहा है, कहाँ पर कमी उन्हें महसूस हो रही है, कहाँ पर वे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उसका अवलोकन लगातार हम करते रहते हैं पूरे साल भर मूल्यांकन में। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो बीएड और सीटेट आपने किया, वहाँ पर भी मिला होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। मूल्यांकन हमें बताता है कि कितने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा चुकी है। मूल्यांकन हमें बताता है कि कोई शिक्षण विधि कितनी प्रभावी है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बच्चे को किस प्रकार की और मदद की ज़रूरत है, मतलब बच्चे का कमज़ोर टॉपिक कौन सा है और किस प्रकार की उसे मदद की ज़रूरत है बच्चे को, ये चीज़ें मूल्यांकन बताता है। मूल्यांकन हमें यह भी बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात से, मान लेते हैं हम एक शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन करते हैं और हमें पता चलता है कि बच्चों जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसे बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, फिर हम अपनी शिक्षण विधि को बदल कर पढ़ाएंगे और ऐसा बार बार करेंगे जब तक बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं लेते। इससे हमें पता चल जाता है कि मूल्यांकन हमें बता देगा कि इस टॉपिक को बच्चे इस विधि से सीखते हैं, तो मूल्यांकन हमें बता देता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा नेगेटिव है कि मूल्यांकन या आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता, या फिर मूल्यांकन व आकलन में हम ये सारी क्रियाएं नहीं करते। मूल्यांकन में हम ये सारी क्रियाएं नहीं करते। देखो, मूल्यांकन या आकलन में हम क्या करते हैं, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाते हैं, उनकी उपलब्धियों का पता लगाते हैं, उनकी अलग अलग विषयों में कि कैसी निष्पत्ति, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है उसका पता लगाते हैं, और जहाँ पर बच्चे कमज़ोर होते हैं
उस जो वे बिंदु जो है जहाँ पर बच्चे कमजोर है उन बिंदुओं की दोबारा पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, दोबारा क्लासेस लेते हैं, जिससे वे बिंदु भी बच्चों के अच्छे हो जाते हैं, बच्चे उन बिंदुओं में भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। तो जहाँ पर बच्चे कमजोरी महसूस कर रहे हैं उस कमजोरी को भी हम दूर करते हैं। ये सब काम होता है हमारा मूल्यांकन का, न कि ये सब होता। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब काम हम मूल्यांकन में नहीं करते। सबसे पहला तो बच्चों को नंबर नहीं देते, उन्हें ग्रेड नहीं प्रदान करते हम। ये हमारा मेन काम नहीं होता कि मूल्यांकन करने का हमारा क्या काम है या क्या उद्देश्य है, बच्चों को नंबर देना और ग्रेड प्रदान करना, ये नहीं होता। यह तो हम प्रैक्टिकली ऐसे ही कर देते हैं, जिससे जो हमारा समाज है, हमारे विद्यालय की गतिविधियां हैं उसमें थोड़ा आसानी हो जाए हमें, लेकिन ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता। बच्चे को फेल या पास करना ये भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता मूल्यांकन का। बच्चों में अंतर करना या तुलना करना, बच्चों के आपस में जैसे हमने बच्चों का मूल्यांकन किया है, नंबर दिए उन्हें, और उन नंबरों के आधार पर हम बच्चों की तुलना कर रहे हैं या आपस में अंतर कर रहे हैं, यह भी हम नहीं करते। ध्यान रखना ये सारी चीजें हम नहीं करते मूल्यांकन में। बच्चे को अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग समूहों में नहीं बांटते, उन्हें ग्रेड नहीं देते कि आपने फर्स्ट डिवीजन पास किया, आपने सेकंड डिवीजन पास किया, ऐसा हम नहीं करते मूल्यांकन में। बच्चों को चिन्हित नहीं करते कि बच्चों पर चिन्ह नहीं लगाते हम कि आप इंटेलिजेंट है, आप कम इंटेलिजेंट है, आप मंदबुद्धि है, इस तरह से। अंकों के आधार पर उन्हें अलग अलग सेक्शन में नहीं बांटते। सीधी सी बात है, हम बच्चों में भेदभाव नहीं पैदा करना चाहते। तो ये सब कार्य हम मूल्यांकन के द्वारा नहीं करते। सीटेट पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, या कौन सी क्रिया मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, या कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इस तरह से सीटेट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना ये चीजें हम मूल्यांकन में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके आधार पर बच्चों में भेदभाव बढ़ता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे बच्चों में भेदभाव बढ़ता है वो हम नहीं करते। थियोरेटिकली तो नहीं करते, चाहे प्रैक्टिकली हल्का फुल्का नंबर वगैरह भी दे देते हैं उन्हें। आम अपनी ज़िंदगी में आप देखते होंगे नंबर भी मिलते हैं सबको, तो वो सब तो होता रहता है, लेकिन जनरली ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होता जिसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता। अब मूल्यांकन के प्रकारों की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, रचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। योगात्मक मूल्यांकन जिसे हम संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, इसे समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। देखो इसे योगदेय मूल्यांकन भी कहते हैं, इसे योगदेय मूल्यांकन, और इसे रूपदेय मूल्यांकन भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, इंग्लिश में यही है, तो इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना एक बार। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नाम आ गए आपके सीटेट के एग्जाम में तो आप इंग्लिश वाला फॉर्मेट देख के समझ जाएंगे योगात्मक है या फिर ये रचनात्मक है। तो सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। देखो जब टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है तो उसे सबसे पहले बच्चों का मूल्यांकन करना होता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में बच्चे कितना जानते हैं। बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता करना होता है ना एक टीचर को, तब वही। तो जो टीचर मूल्यांकन करता है वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है। इसी के साथ ही बच्चों को पढ़ाते टाइम एक टीचर बार बार बच्चों से क्वेश्चन आंसर करता रहता है, ये जानने के लिए कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे उसे समझ रहे हैं। उस मूल्यांकन को भी हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से ठीक पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक टीचर जो बच्चों का मूल्यांकन करता है उसे हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है रचनात्मक मूल्यांकन का? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि तुरंत मैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर लूँ। रचनात्मक मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये होता है कि वर्तमान वास्तविक स्थिति को जानकर कि वास्तविक स्थिति बच्चों की कैसी चल रही है, तुरंत मैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर लूँ, जिससे मेरी शिक्षण प्रक्रिया और ज़्यादा प्रभावी हो जाए। तो ये होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से ठीक पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से ठीक पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन होता है। पढ़ाते समय शिक्षक इस मूल्यांकन का प्रयोग करता रहता है। जब टीचर पढ़ाता है तो वह इस मूल्यांकन का प्रयोग करता रहता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के वर्तमान ज्ञान व कौशल की जांच कर तुरंत अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रचनात्मक मूल्यांकन में एक टीचर क्या करता है? छात्रों के ज्ञान व कौशल की जांच करता है, वास्तविक स्थिति को जांचता है, वर्तमान में वास्तविक स्थिति छात्रों की कैसी चल रही है, और तुरंत अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर लेता है। रचनात्मक मूल्यांकन में निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। निदानात्मक में हम क्या करते हैं? बच्चों की कमजोरियों को जांचते हैं, उनकी कमजोरी क्या है, कौन कौन से टॉपिक बच्चे नहीं जानते हैं। उपचारात्मक में क्या करते हैं? उन टॉपिक को पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये सब काम हम रचनात्मक मूल्यांकन में करते हैं, जांच लेते हैं कि बच्चे किस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा उस टॉपिक पर हम थोड़ा सा बल देते हैं।
ये उपचारात्मक है। निदानात्मक व उपचारात्मक। उपचारात्मक में हम क्या करते हैं, बच्चों की कमियों का उपचार करते हैं, उन्हें उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। यह छात्रों को प्रेरणा देने का कार्य करता है रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें छात्रों को अंक व ग्रेड नहीं दिए जाते, बस यह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करने हेतु और अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम बच्चों को नंबर नहीं देते। देखो, हम नंबर तो वैसे ही मूल्यांकन में नहीं देते, लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में तो हम बिल्कुल भी नंबर या ग्रेड नहीं देते, बस उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन अगर आप बच्चों का करना चाहते हैं तो ये कुछ विधियां हैं, इंपॉर्टेंट विधियां ये, इनको पढ़ लेना, पेपर में आता ही है। सबसे पहला तो प्रोजेक्ट कार्य। कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बच्चों को हम दे देंगे कि क्लासरूम में आप उसे कंप्लीट कर लो 10-15 मिनट 20 मिनट में। टीचर को पता चल जाता है कि जैसे प्रोजेक्ट में बच्चे बनाते हैं, बच्चों की वास्तविक स्थिति कैसी है। मौखिक परीक्षा, कुछ मौखिक रूप से प्रश्न पूछ सकता है एक टीचर क्लासरूम में, उससे भी हमारा रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। अपसारी प्रश्न पूछ सकता है। अपसारी प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जिनके बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर दे सकते हैं, बच्चे अपने आंसर देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उन प्रश्नों को हम अपसारी प्रश्न बोलते हैं। अवलोकन करना, बच्चे क्लासरूम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, या एक टीचर बच्चों से कोई एक्टिविटी करा सकता है और बच्चों का अवलोकन कर सकता है, ऑब्जर्वेशन देख सकता है कि बच्चे किस प्रकार की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तो अवलोकन के द्वारा भी वह बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है। बच्चों का एक पोर्टफोलियो बनता है, बच्चों का एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनता है, और बच्चों की डायरी भी होती है। ये 3 क्या होते हैं, बच्चों के रिकॉर्ड होते हैं। इन रिकॉर्ड को पढ़कर भी एक टीचर बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, हमारे कार्य की समाप्ति के बाद जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन तो कार्य की शुरुआत से और कार्य के बीच में किया जाता है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन कार्य की समाप्ति के बाद होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को थोड़ा बेहतर बना लें। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, यह जानना कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया कैसी रही है, जो हमने पढ़ाया है क्या बच्चे उसे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो इन दोनों में अंतर होता है। अपनी जो पढ़ाई, जो बच्चों को हम डेली पाठ पढ़ाना चाहते हैं, पाठ की समाप्ति पर या हर 1 महीने में या 6 महीने में या साल में जो हम बच्चों के टेस्ट लेते हैं या पेपर लेते हैं, वे हमारे योगात्मक मूल्यांकन ही होता है। रचनात्मक मूल्यांकन तो रोजाना चलता रहता है। कार्य की समाप्ति पर जो आकलन या मूल्यांकन हम करते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह किसी पाठ की, यूनिट की या सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक को यह पता लगता है कि उसका शिक्षण कार्य कितना प्रभावी रहा है। इसके द्वारा शिक्षक भविष्य के लिए योजनाएं बना सकता है, बनाता है। देखो, इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं कि जो हमारा शिक्षण कार्य है वो कितना प्रभावी रहा है, कितना बच्चों ने सीख लिया है। तो उसके द्वारा हम भविष्य में किस तरह पढ़ाएंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करेंगे, तो हम भविष्य के लिए योजनाएं बना लेते हैं। तुरंत के लिए नहीं बनाते, भविष्य के लिए बनाते हैं। इसमें छात्रों को हम ग्रेड या नंबर दे देते हैं, लेकिन जो रचनात्मक होता है उसमें नहीं देते। वैसे ग्रेड नंबर हम बच्चों को मूल्यांकन में देते ही नहीं है। सीटेट इस चीज़ को नहीं मानता है, सीटेट इस चीज़ पर बल नहीं देता है कि हमें बच्चों को ग्रेड या नंबर देने चाहिए। इसी वजह से आजकल CGPA वगैरह लाया गया है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो नंबर दे देते हैं। आपको जो आपके सेशनल या एनुअल एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपको नंबर मिल जाते हैं। योगात्मक मूल्यांकन में हम निम्न क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। छमाही के जो हमारे पेपर होते हैं या 1 यूनिट के बाद जो हमारा टेस्ट या पेपर होता है या सालाना में जो पेपर होते हैं, वे सारे हमारे योगात्मक मूल्यांकन में आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम CCE की, सतत व व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो, ये मूल्यांकन करने की एक तकनीक होती है। पहले टाइम में क्या होता था, बच्चों का साल में 1 या 2 बार पेपर लिए जाते थे, 1 या 2 बार मूल्यांकन किया जाता था। इससे बच्चों को पेपर देने की एक तो प्रैक्टिस नहीं होती थी, क्योंकि साल में 1 या 2 बार आप पेपर ले रहे हैं तो बच्चों को पेपर देने की प्रैक्टिस नहीं है। जब बच्चों के पेपर लिए जाते थे और बच्चे परीक्षा में बैठते थे तो वे होपलेस हो जाते थे, परीक्षा के दबाव में आ जाते थे, जिससे जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसको पूरा नहीं दे पाते थे। वे परीक्षा में दबाव के कारण बच्चे कुछ प्रश्नों को गलत कर देते थे, मतलब उनकी जो निष्पत्ति है, परफॉर्मेंस है, वो बेहतर नहीं हो पाती थी। इस वजह से सतत व व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लाया गया। सतत व व्यापक मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सतत व व्यापक। सतत का मतलब होता है लगातार, मतलब बच्चे का पूरे साल भर लगातार मूल्यांकन किया जाना है, बार बार बच्चों के पेपर लेने हैं, बार बार मूल्यांकन किया जाना है। सतत का अर्थ यहाँ पर यह होता है। इससे क्या होगा, जब हम बच्चे की एक सत्र में 4 से 5 बार परीक्षाएं लेंगे,
उससे बच्चे को पेपर देने की, परीक्षा देने की आदत बन जाएगी। और जब हमारे एनुअल एग्जाम आएंगे, मेन एग्जाम आएंगे, तो वहाँ पर बच्चा टेंशन फ्री नहीं होकर अपने पेपर दे सकता है, अपनी बातों को अपने अभ्यास उसमें उत्तर पुस्तिका में लिख सकता है। इससे जो परीक्षाओं का प्रेशर होता है उससे बच्चा दूर हो जाएगा। उसे नहीं, परीक्षाओं का जो प्रेशर है वह बच्चों को फील नहीं होगा, क्योंकि वे परीक्षाएं अपने पूरे साल भर देते आ रहे हैं। दूसरा शब्द है हमारा व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है सभी पक्षों का। तो इसका मतलब ये है, हमें बच्चे के सिर्फ ज्ञान की जांच नहीं करनी है, बौद्धिक पक्ष की जांच नहीं करनी है, हमें बच्चे के शैक्षिक, सह शैक्षिक विकास के जो सभी पक्ष हैं, विकास में हमने पढ़ा था बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, जो विकास के काफ़ी सारे पक्ष होते हैं, सामाजिक, संवेगात्मक, विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं है कि हम बस बच्चे की बुद्धि की जांच कर रहे हैं, उसे कितना ज्ञान है, हमें यह भी जांच करनी होती है कि उसका सामाजिक विकास कैसा चल रहा है, शारीरिक विकास कैसा चल रहा है, संवेगात्मक विकास कैसा चल रहा है। तो उसके बच्चे के विकास के सभी पक्षों की हमें जांच करनी है और साल भर लगातार कई बार जांच करनी है। ये जो मूल्यांकन करने की तकनीक है, इस मूल्यांकन करने की तकनीक को हम CCE बोलते हैं। समझ पाए अब CCE क्या होता है? CCE में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो बच्चे का साल में कई बार पेपर होंगे, दूसरा बच्चे का जो मूल्यांकन हम करेंगे वो उसके सभी पक्षों का करेंगे, सिर्फ बुद्धि का नहीं करेंगे, विकास के जितने पक्ष होते हैं सभी का करेंगे। अब CCE के तहत ही सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा रही है। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, एक साल जो एक हमारा शैक्षिक सत्र होता है उसे 2 या 3 सेमेस्टर में बांट देते हैं। हम 2 में बांट सकते हैं या 3 में बांट सकते हैं। और हर सेमेस्टर में हम इंटरनल लेते हैं और एक्सटर्नल लेते हैं हर सेमेस्टर में। तो अगर हम 3 सत्र में बांटते, 3 सेमेस्टर में बांटते हैं, तो एक सत्र जो हमारा शैक्षिक सत्र है उसमें कितने पेपर हो गए? लगभग 6 पेपर हो गए। बच्चों को 6 बार पेपर देने होंगे। तो इससे क्या होगा, परीक्षा देने का बच्चों का अभ्यास रहता है और बच्चे परीक्षा का जो दबाव होता है उसकी टेंशन नहीं लेते, वे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा दे देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन किस तरह लागू किया गया था? जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, RTE एक्ट 2009 में, RTE एक्ट 2009 में आया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके द्वारा CCE लागू किया गया था, ये पूछा जा चुका है CTET में। सतत व व्यापक मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। सतत का अर्थ होता है लगातार, पूरे साल भर हम लगातार बच्चे का मूल्यांकन करते रहेंगे। व्यापक का मतलब है हम सिर्फ बच्चे के बौद्धिक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि विकास के काफ़ी सारे पक्ष होते हैं, सभी पक्षों का बच्चे का व्यापक रूप से मूल्यांकन करेंगे। हम बच्चे के विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करेंगे। अतः सतत व व्यापक मूल्यांकन छात्रों के सभी पक्षों का पूरे साल भर मूल्यांकन करने से संबंधित होता है। यह बात लिखी हुई है कि पहले 1 या 2 बार परीक्षाएं ली जाती थी पूरे साल में, जिससे बच्चे को परीक्षा देने की अभ्यास नहीं हो पाता था और वे परीक्षाओं में दबाव में आ जाते थे, जिससे वे अपनी पूरी परफॉर्मेंस, पूरी योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। इसलिए वर्तमान समय में CCE की व्यवस्था की गई है। विभिन्न योग्यताओं व अक्षमताओं वाले बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो CCE के तहत ही किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग बच्चों की योग्यताएं हैं, तो उनका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? अलग अलग बच्चे हमारे पास, उनकी योग्यताएं अलग अलग हैं, तो CCE के द्वारा करेंगे, क्योंकि साल में कई बार पेपर होंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा किस बच्चे की क्या क्षमता है, योग्यता है और कैसी है। सतत व व्यापक मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? पहला तो यही होता है कि मूल्यांकन में परीक्षा प्रणाली के प्रति जो बच्चों में डर होता है उसे खत्म करना होता है हमें। इसमें बालक के व्यवहार का सतत अवलोकन किया जाता है। बार बार, सतत से मतलब होता है लगातार, मतलब हम बच्चे के व्यवहार का लगातार अवलोकन करते हैं पूरे साल भर। अधिगम की कमियों को जानकर उन्हें तुरंत ठीक किया जाता है। जैसे साल में हम अगर 3-4 बार पेपर ले रहे हैं तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी कमियों को हमें पता चल जाएगा और हम तुरंत ठीक कर सकते हैं उसे। लेकिन अगर हम साल में एक ही बार पेपर ले रहे हैं पूरे साल के लास्ट में, अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी है तो हमें साल के लास्ट में जाकर पता चलेगा और हमें ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे नेक्स्ट कक्षा में चले जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये तो मूल्यांकन का ही उद्देश्य है हमारा। कोई सा मूल्यांकन हो उसका उद्देश्य होता है हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमियों को जानकर उसमें सुधार करना। देखो ये बात यहाँ भी लिखी हुई है कि CCE का मतलब ये नहीं होता हम बच्चों को फेल पास नहीं करते, इसके द्वारा अंक नहीं देते, ग्रेड नहीं देते, अलग अलग वर्गों में नहीं बांटते, बच्चों की तुलना नहीं करते, बच्चों में भेदभाव नहीं करते, बच्चों को चिन्हित नहीं करते। तो ये सब कार्य हम CCE के द्वारा नहीं करते। ध्यान रखना इन बातों को, हम ग्रेड वगैरह नहीं देते। तो यह आज का हमारा टॉपिक था। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन CTET के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। हम बच्चों का आकलन करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निहित प्रक्रिया है। हो सकता है ये सही कि आकलन क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई है, उसमें निहित ही है। ये बात सही हो सकती है, हमने अभी भी पढ़ी है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलता है, उसके साथ मिला हुआ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आकलन शैक्षिक सत्र में 1 या 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ये तो बात गलत हो जाती है क्योंकि CCE हमें कहता है कि आकलन एक शैक्षिक सत्र में बार बार करना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ये तो गलत है क्योंकि टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर टीचर बच्चों का आकलन नहीं करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों में क्या कमी है, तो ये बात भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ सत्र की समाप्ति पर आकलन नहीं करना चाहिए, हमें सत्र के बीच में भी आकलन करने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जो हमारा आकलन होता है उसको करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या होता है कि आकलन हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चल रहा है। जैसे जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आगे बढ़ रही है ऐसे ही हमारा आकलन भी आगे बढ़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आकलन क्या है, बच्चों को लेबल देने मतलब बच्चों को हम टैग लगा रहे हैं, उन्हें कोई लेबल दे रहे हैं, कोई चिन्ह दे रहे हैं और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो ये सब काम हम आकलन में नहीं करते, मैं आपको बता चुका हूँ। आकलन मूल्यांकन में हम बच्चों को चिन्ह नहीं लगाते, लेबल नहीं देते, टैग नहीं लगाते उन्हें, और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत नहीं करते। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाना, तो यह भी हम नहीं करते। कंपटीशन नहीं बढ़ाते हम बच्चों में आपस में, हम भेदभाव नहीं बढ़ाते बच्चों में, हम चाहते हैं सभी बच्चे मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़े। आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। बच्चों में तनाव नहीं उत्पन्न करता आकलन, सीखने में सुधार करने का एक तरीका है, ये बात सही है। आकलन में मूल्यांकन क्या होता है, सीखने में सुधार करता है और सीखने सिखाने का एक तरीका होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। जो हमने अभी भी पढ़ा है CCE, उससे क्या चीज़ संबंधित नहीं है हमें वो बताना है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, ये बात तो सही है। जो हमारा RTE एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके द्वारा लागू किया गया है इसे भारत में। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये भी बात सही है। मूल्यांकन हमारा चाहे कोई सा मूल्यांकन हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग होता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, ये भी बात सही है। क्योंकि CCE के द्वारा हम सिर्फ बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष की बात नहीं करते, सभी पक्षों की बात करते हैं। तो शिक्षा के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वह खेल वाला हो, चाहे वह हमारा जो विद्यालय में छोटे छोटे कंपटीशन होते रहते हैं, छोटी छोटी हमारे पोस्टर बनाना वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती रहती हैं, तो चाहे उनमें बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हर पक्ष को देखते हैं। यह बच्चे को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता है, तो चिन्हित नहीं करते हम, इसका सही आंसर डी हो जाता है। चिन्हित नहीं करते हम बच्चों को किसी भी मूल्यांकन के द्वारा, भेदभाव नहीं बढ़ाते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो मूल्यांकन क्या होता है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, इसका सही आंसर बी हो जाता है। देखो केवल वाला कभी भी आंसर नहीं होता CTET में, केवल वाला नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर हमसे नहीं वाला पूछा जाता है कि मूल्यांकन क्या नहीं है, तो हम केवल वाला लगा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते। तो मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अहम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मतलब हमारा मूल्यांकन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। पहला पॉइंट है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो हम अंक वगैरह तो देते ही नहीं है बच्चों को, तो ये तो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी नहीं करते हम, उन्हें नामांकित नहीं करते, उन चिन्ह वगैरह नहीं लगाते बच्चों पर हम। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करना, बच्चों को हम समूहों में भी विभाजित नहीं करते, बता चुका हूँ मैं ये सभी चीज़ें आपको। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये सही है, इसका आंसर है डी। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा हम ये जांचते हैं कि कौन सी चीज़ बच्चे जानते हैं और कौन सा टॉपिक बच्चे नहीं जानते।
जो टॉपिक बच्चे नहीं जानते उस पर हम ज़्यादा बल देते हैं, उसे दोबारा से पढ़ाते हैं, सरल विधि के द्वारा पढ़ाते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है। देखो रचनात्मक आकलन हम पढ़ा चुके हैं। रचनात्मक आकलन क्या होता है, जो पढ़ाने से पहले और पढ़ाते टाइम एक टीचर करता है, वो रचनात्मक आकलन होता है। तो रचनात्मक आकलन के लिए कौन सी चीज़ सही नहीं है, सत्र परीक्षा ये सही नहीं है, क्योंकि रचनात्मक आकलन के लिए हम सत्र परीक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। सत्र परीक्षा का मतलब होता है पूरे शिक्षण सत्र के बाद जो परीक्षा ली जाती है, जो हमारे एनुअल एग्जाम होते हैं वो होता है। एनुअल एग्जाम का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं योगात्मक मूल्यांकन में। प्रश्नोत्तरी छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं हम, और कोई छोटा सा खेल खिला सकते हैं क्लासरूम में ही, तो इसके द्वारा तो हम रचनात्मक आकलन कर लेंगे, ये बात तो सही है। दत्त कार्य का मतलब होता है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट भी हम बच्चों को दे सकते हैं। मौखिक प्रश्न, कुछ मौखिक प्रश्न हम बच्चों से पूछ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें सही हैं, बस सत्र परीक्षा गलत है। सत्र परीक्षा के द्वारा हम रचनात्मक आकलन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण सत्र के अंत में लिया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो शिक्षण सत्र का अंत मतलब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाता है तो लास्ट में जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं कहते, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अनुरूप मूल्यांकन, समरूप मूल्यांकन ये तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका आंसर भी हो जाता है। शिक्षण सत्र के लास्ट में हम जो मूल्यांकन करते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। तभी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से कुछ इस तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछता है, वह सब हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने सीटेट के ग्रुप में, सीटेट के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटेट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।